हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। आज से हम अपनी एक नई सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, पॉलिटी की एक खास सीरीज। ये एक रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज जिसमें हम आपको नोवाइस से एक्यूमेन का सफर तय करवाएंगे। हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आपके सभी टॉपिक सिक्वेंशियल फॉर्म में हमारे चैनल पे अपलोड होते रहेंगे। आज से हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी पहली टॉपिक जो पॉलिटी की शुरुआत होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो होती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, रेफरेंस बुक में लक्ष्मीकांत और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। आज से हम अपनी सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। आप कंटिन्यूअस फॉर्म में हमारी इस पॉलिटी की सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि कहां से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई, क्या इसके पीछे की कहानियां थी, कौन से एक्ट्स हैं, कौन से लॉज हैं जिससे मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, सन 1600 ईस्वी में 1600 एडी जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, ट्रेड के पर्पस से आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे इंडिया में आके ट्रेड के पर्पस से आती है, वो 1600 से लेकर अगर हम आगे को चले तो वो ट्रेड के साथ साथ एक पॉलिटिकल पावर बनने की भी कोशिश करती है। वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है। वो अपनी मिशनरी एक्टिविटीज भी करती है। बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन आज जो हम बेसिकली डील करेंगे वो हम डील करेंगे अपने पॉलिटी के सेक्शन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री से हम डील करेंगे। तो क्या है हमारी हिस्ट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है? द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारी गुलामी से लेके, हमारी कॉलोनी से लेके, हमारे आजादी के सफर तक जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को संजो के बनाया है, उस कहानी की बात आज हमें करनी है। हमारे इंडिया जो अभी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे पार्लियामेंट होता है, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होता है, प्रेसिडेंट होता है। इन सभी चीजों को हमें अपने पॉलिटी के सेक्शन में डील करना है। हम देख सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है, जहां एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, हमारी एग्जीक्यूटिव जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव के लिए। इन सब के पीछे की क्या कहानी है, क्या बैकग्राउंड है? अगर हम बात करें, all these systems owe their legacy to the British administration. Let us see the historical background of the Indian Constitution and its development through the years. क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हमारे जो शासन प्रणाली रही, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मैंने की, वो 1600 में इंडिया में आती है। वो अपनी फैक्ट्री बनाती है सूरत में और मछलीपट्टनम में। उसको मुगल के द्वारा उसको ये ऑर्डर दिया जाता है, डिक्री दिया जाता है कि हाँ, आप कंपनी बना सकते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। कैसे फैक्ट्री से लेके उन्होंने हमें कॉलोनी बनाने तक का सफर तय किया, ये सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही हिस्सा है। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। कौन से दो हिस्से होते हैं? पहला हिस्सा जो होता है हमारा, वो हमारा कंपनी रूल का होता है। दूसरा हिस्सा जो होता है हमारा, उसे हम क्राउन रूल कहते हैं। कंपनी रूल कब से कब तक स्टार्ट होता है? 1773 टू 1858 को हम कंपनी रूल कहते हैं। एंड आफ्टर 1858 इट इज टर्म्ड एज क्राउन रूल टिल आवर इंडिपेंडेंस। तो अगर हम बात करें कि 1600 से लेकर 1773 तक के टेन्योर को हम क्या कहेंगे, तो वो टेन्योर हमारा ना तो कंपनी रूल था, ना क्राउन रूल था। उसके पीछे की जो कहानी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उसके कई जनरल्स आते हैं, उसके कई वाइसराइज आते हैं। वैसे तो वाइसराइज और जनरल्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं, बहुत सारे ब्रिटिश एम्प्लॉयज आके यहाँ पे हमारी कंपनी, जो उनकी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मोनोपोली दी गई थी, ट्रेड की मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके बदले में हर साल 4 लाख पाउंड, ब्रिटिश पाउंड, वो कंपनी उस ब्रिटिश क्राउन को भेजती थी। फ्री में तो कोई ये ट्रेड की मोनोपोली मिली नहीं थी, और किसी कंपनी को ये मोनोपोली नहीं मिली थी एक्सेप्ट दैट ईस्ट इंडिया कंपनी। वो ट्रेड करते करते कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाती है, कैसे वो पॉलिटिकल पावर की तरह जनरेट करने लगती है, कैसे वो हमारे यहाँ डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्वमेंट करने लगती है, कैसे हमारे यहाँ बक्सर के लड़ाई जो हमारी थी, या बैटल ऑफ पलासी हम देखें, इन सब में कैसे उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे वो पावर बन के उभरने लगते हैं। इन सब चीजों की जो कहानी है, ये हमारी 1773 से पहले की कहानी है। क्या जरूरत पड़ती है इनको, ये क्या कंपनी रूल और क्राउन रूल, क्या डिफरेंस है इसमें? अगर हम कंपनी रूल की बात करें तो कुछ एक्ट्स हैं जो कंपनी के द्वारा जो हमारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाए गए। जैसे हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया
पिट्स इंडिया एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1833 आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। आप देख सकते हैं ये पहला एक्ट जो है जिससे आज हम डील करेंगे, ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है। किसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है और क्यों रेगुलेट करने की बात की जा रही है, हमारे आज के इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करें 1773 की, तो उसके पहले हमको बैकग्राउंड में जाना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड कर रही थी, जो अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्रीज बना रही थी, जो अपने किलाबंदी कर रही थी, जो हमारे यहाँ बैटल ऑफ पलासी जैसे डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो रही थी, जो एंग्लो और हमारा मुगल बोल सकते हैं उसमें जो एक डिस्प्यूट हो रहा था, बैटल ऑफ बक्सर जैसी लड़ाइयों में जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो कहां से ऐसी चीज आ जाती है जिससे कि ब्रिटिश क्राउन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा टाइम आता है जब 4 लाख पाउंड देती है ये कंपनी, ब्रिटिश ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है हिंदुस्तान से ब्रिटेन की तरफ। हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता थी, हिंदुस्तान जहां बंगाल खास करके जहां पे हमारा हर कुछ से हम अवेलेबल थे, बहुत संपन्न था, जो बहुत डेवलप्ड था, कोर था, जहां पे सारे कल्टीवेशन से लेके हमारे हर चीज का ट्रेड का ये गढ़ माना जाता था। दुनिया की जीडीपी में 25% हिस्सा था जिस हिंदुस्तान का, वहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है और ब्रिटिश हुकूमत की तरफ वो 4 लाख पाउंड के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी उनको मालामाल करती है। लेकिन बीच में फिर क्या ऐसी डिस्प्यूट आती है, क्या ऐसा मसला आता है कि हमें उसे रेगुलेट करने की जरूरत पड़ जाती है। इतना करप्शन बढ़ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी में, ट्रेडिंग से वो पॉलिटिकल पावर की तरफ इन्वॉल्व होने लगती है। बैटल ऑफ पलासी जैसी लड़ाइयां, बैटल ऑफ बक्सर जैसी लड़ाइयों में इन्वॉल्व होके उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कंपनी एक ऐसी पोजीशन पे आ जाती है जब वो बैंकरप्सी की तरफ जाने लगती है, जब उसका दिवालिया घोषित होने लगता है, जब वो लॉस में चलने लगती है। जब वो लॉस में जाती है तो ब्रिटिश हुकूमत समझती है कि ठीक है, आज नहीं तो कल ये हमें फिर से पैसे देने शुरू करेंगी। लेकिन ऐसा टाइम आता है, ऐसा वक्त आता है जबकि कंपनी इतनी बैंकरप्सी में चली जाती है कि उसको लोन लेना पड़ता है। 1 लाख पाउंड का लोन लेना पड़ता है कंपनी से, और कंपनी नहीं चाहती थी, ऐसी कंपनी को बचाने के लिए ब्रिटिश क्राउन नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी बेनिफिशियल कंपनी जो इतना बेनिफिट देती है उसे वो डूब जाए। उसको रोकने के लिए, उसको संभालने के लिए जो एक्ट लाया जाता है उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो कंपनी है वो बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है? इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर, इन्वॉल्वमेंट इन द बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर, फेमाइन ऑफ बंगाल, जो 1769 में एक फेमाइन आता है बंगाल में, वो बहुत ज्यादा हैम्पर करता है ब्रिटिश कंपनी को। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इतनी भुखमरी हो जाती है, इतना टैक्स बढ़ा देते हैं ये लोग, इतनी ज्यादा लोगों की त्रासदी होती है कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल उसमें खत्म हो जाती है। एंग्लो मैसूर वार का भी बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे। एंग्लो मैसूर वार, जब ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में जो लड़ाई होती है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी की जो टी ट्रेड थी, जो अमेरिका में वो ट्रेड करती थी, टी का ट्रेड, वो ट्रेड में इनकी बेनिफिट कम हो जाती है, वो ट्रेड रुक जाता है क्योंकि वहां स्मगलिंग करके और सब जगह से हमारी टी का ट्रेड होने लगता है अमेरिका वाले जोन में। ये कई रीजन थे और सबसे बड़ा रीजन था कि जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो बहुत ही करप्ट हो गए थे। वो इतने करप्शन में इन्वॉल्व हो गए थे कि कंपनी के एम्प्लॉय तो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हो रहे थे, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही थी। इन सब चीजों को देखते हुए हमारी रेगुलेटिंग एक्ट को लाया जाता है। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट हम देखते हैं, और क्या इसमें क्या चेंजेस लाए जाते हैं उस पर भी हम बात करते हैं। क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारे 1773 में आता है, ये रेगुलेट करता है कंपनी को, इनहांस करता है। जो बैंकरप्सी में जा रही थी वो कंपनी, उससे वो बाहर निकालता है, उसको सुपरवाइज करता है। क्या इसकी मोनोपोली, इसकी ट्रेड मोनोपोली में कोई चेंजेस आता है? क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। इसके ट्रेड मोनोपोली में कोई चेंज नहीं आता है, ये अब भी ट्रेड की मोनोपोली के साथ ही रहता है और किसी कंपनी को अलाउड नहीं होता है ट्रेड करने के लिए। आगे हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगे अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, अगर हम बात करें तो पहला स्टेप जो लिया जाता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स, जितने भी कंपनी के अफेयर्स होंगे उसका रेगुलेशन जो होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल फोर्ट विलियम एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर का पोस्ट होता है उसे गवर्नर जनरल में तब्दील कर दिया जाता है, उसकी पावर बढ़ा दी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी मद्रास प्रेसिडेंसी थी, हमारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और हमारी कोलकाता प्रेसिडेंसी थी, सभी में एक गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और क्या होता है, कौन बनते हैं हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो हम वॉरेन हास्टिंग, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पॉलिटी पढ़ते हैं, इनका नाम आता है। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हास्टिंग साहब।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है इनकी एक। गवर्नर जनरल वाज एस्टेब्लिश, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। गवर्नर जनरल की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है जिसमें 4 मेंबर होते हैं। 4 मेंबर की ये काउंसिल बना दी जाती है जो सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। इसमें कोई सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात नहीं की जाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी जाती है। और क्या होता है रेगुलेटिंग एक्ट में, और अगर हम देखें, इट्स सबऑर्डिनेटेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले तीनों एक समान थे, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, बंगाल प्रेसिडेंसी हो या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है तो उनकी सबऑर्डिनेट बॉडी की तरह मद्रास और बॉम्बे को डील किया जाता है। आगे और क्या फंक्शंस थे और क्या स्टेटमेंट्स आए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होती है। फोर्ट विलियम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है। हिंदुस्तान की जमीन पे पहली सुप्रीम कोर्ट जिसके हेड एलिजा एम्पे होते हैं। 1774 में एक एपेक्स कोड बनाया जाता है जिसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया जाता है। इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी के एम्प्लॉयज अमीर हो रहे हैं, वो करप्शन में इन्वॉल्व होकर कंपनी के एम्प्लॉयज अमीर हो रहे हैं और कंपनी डूब रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसमें हमारे कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे, जितने भी एम्प्लॉय थे, उनको हिंडर किया गया, उनको प्रोहिबिट किया गया किसी भी प्राइवेट ट्रेड से इंगेज होने में और किसी भी टाइप के ब्राइब्स को लेने में। और क्या था, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी शुड रिपोर्ट्स इट रेवेन्यू। जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जितने भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के, जितने भी गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड एम्प्लॉय हैं, उनको रिपोर्ट करना होगा, अपनी रेवेन्यू उनको रिपोर्ट करके बतानी होगी। तो इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया। आज हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। आगे जब हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे तो हम आगे पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे, हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 देखेंगे, हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है चार्टर एक्ट में और क्या चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या डिफरेंस है। आगे जब हम कहानी क्राउन रूल की तरफ बढ़ेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी देखेंगे। इन सभी चीजें को डिफरेंस को हम लोग कंसिडर करेंगे और इसके बाद हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की तरफ, फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक, सब्सक्राइब और बूस्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू।